हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की तारीख है 23 जनवरी और आप सभी जानते होंगे कि 23 जनवरी को भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण महापुरुष की जन्म जयंती मनाई जाती है और इनका नाम है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। आज की चर्चा में हम लोग सुभाष चंद्र बोस के साथ में दो अन्य महत्वपूर्ण शख्सियतों का जो संबंध रहा है, राजनीतिक स्तर पर संबंध रहा है और साथ ही व्यक्तिगत स्तर पर जो संबंध रहा है, उसके बारे में हम लोग ब्रीफ में बातचीत करेंगे। कई दफा इस तरीके से सवाल बनते हैं कि आखिर सुभाष चंद्र बोस के साथ में महात्मा गांधी का जो संपर्क रहा, राजनीतिक सरोकार रहा, वह कितना सकारात्मक रहा या कितना नकारात्मक रहा। इसके अलावा कई बार इस तरीके से भी सवाल बनता है कि जवाहरलाल नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में जो आपसी ताना बाना था, ये ताना बाना कितना उलझा हुआ था और कितना सुलझा हुआ था। आज की चर्चा में हम लोग इन्हीं तीन महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि सुभाष चंद्र बोस की जो विचारधारा रही थी, वो विचारधारा किस तरीके से इन दोनों महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों की विचारधाराओं से किस सीमा तक एक दूसरे के साथ में संबंध स्थापित करती थी या फिर इनके बीच में एक विपरीत स्थिति देखी जाती थी। ठीक है, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई जब हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में इनकी भूमिका को देखते हैं, तो फिर सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि NCM यानी कि असहयोग आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस जी ने सबसे पहले अपनी भूमिका निभानी शुरू कर दी थी, है ना। आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में अखिल भारतीय स्तर पर असहयोग आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1920 में की गई और इस दौरान में होता यह है कि सुभाष चंद्र बोस उस समय में एक महत्वपूर्ण परीक्षा की तैयारी करते हुए उसमें सफलता प्राप्त कर चुके थे, है ना। एट दैट टाइम उसे क्या कहा जाता था? ICS, है ना, इंडियन सिविल सर्विसेज के अंतर्गत इन्होंने सफलता हासिल की थी, लेकिन उस सफलता में इनको अधिक इंटरेस्ट नहीं रहा। उसे छोड़ करके, उसे त्याग करके वे भारत वापस चले आए और यहां आकर के असहयोग आंदोलन में भागीदारी निभानी शुरू कर दी। और इस दौरान दोस्तों ध्यान रखिएगा कि महात्मा गांधी से उनका पहली बार संपर्क होता है ना। और इस संपर्क के बाद ध्यान रखिएगा कि महात्मा गांधी ने उन्हें निर्देश दिया कि आप कलकत्ता चले जाइए, है ना। कलकत्ता जाकर करके वहां पर CR दास, चित्तरंजन दास जी के साथ मिलकर करके आप असहयोग आंदोलन को और बेहतर तरीके से संचालित करने में उनका सहयोग दीजिए, है ना। तो ये सारी जो गतिविधियां हैं, ये सारी गतिविधियां इस समय में असहयोग आंदोलन के समय में शुरू की जाती है। क्लियर है? कलकत्ता जाते हैं वो और कलकत्ता जाने के बाद वहां पर बंगाल कांग्रेस समिति को और बेहतर तरीके से संचालित करने में अपना योगदान तो देते ही देते हैं, साथ ही इनके बोस को कलकत्ता जाने के बाद वहां पर नेशनल कॉलेज में प्रिंसिपल यानी कि प्राचार्य के पद पर भी नियुक्ति दी गई। समझ में आ रही है ना बात? ये सारी गतिविधियां शुरुआती समय में इनके संदर्भ में देखी जाती हैं, है ना। तो नेशनल कॉलेज या फिर जो राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना उस समय तक हो चुकी थी, उस नेशनल कॉलेज में प्राचार्य के तौर पर भी ये इन्होंने काम किया दोस्तों। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब हम इस असहयोग आंदोलन की बात कर रहे हैं तो यहीं पर एक ट्विस्ट भी आता है और इसीलिए मैंने इसको विशेष करके शुरुआत में ही रखा है चर्चा के दौरान में। ध्यान रखिएगा कि जब NCM यानी कि असहयोग आंदोलन चल रहा था, उस समय होता यह है कि कुछ ही समय के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस इनको अरेस्ट कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इस गिरफ्तारी के बाद होता यह है कि इसी बीच में एक बहुत ही दुस्सह्य घटना घटती है जिसका नाम है चौरी चौरा कांड, है ना।
फरवरी 1922 में जब ये चौरी चौरा कांड होता है, उसके बाद आप सभी जानते हैं कि बारदोली में, गुजरात के बारदोली में महात्मा गांधी ने निर्णय लिया कि अब हम इस आंदोलन को वापस ले लेंगे। और इस आंदोलन की वापसी के संदर्भ में सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू दोनों ने अपनी नकारात्मक प्रतिक्रिया दर्शाई, है ना। तो यहां पर इस बात को समझिएगा कि 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद एनसीएम की वापसी, है ना, लेकिन सुभाष बोस एवं नेहरू ने नकारात्मक प्रतिक्रिया दर्शाई, है ना। इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था महात्मा गांधी के द्वारा, क्योंकि ये जो आंदोलन था ये अब धीरे धीरे अपनी लय में आने लगा था और इस बीच इस तरीके से आंदोलन की वापसी ये शायद ठीक निर्णय नहीं था, है ना। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इस संदर्भ में जहां एक तरफ बाद के समय में नेहरू थोड़ा नरम पड़ गए, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने इस निर्णय के अगेंस्ट में विद्रोह कर दिया कि नहीं, ये निर्णय सरासर गलत है ना। और यहां पर पहली बार कहा जाता है कि महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में एक हल्की सी जो विचारधारा के स्तर पर अंतर है, मतभेद है, वो भेद दिखता है। मतभेद तो हम क्या ही कहें, बल्कि एक अंतर दिखता है ना। दोनों का नजरिया यहां पर अलग है, लक्ष्य एक ही है, भारत की स्वतंत्रता, लेकिन नजरिए का अंतर हो जा रहा है। और यही नजरिए का अंतर बाद के समय में और अधिक व्यापक रूप धारण कर लेता है और एक बड़ा जो गैप है, वो गैप दोनों के बीच में अक्सर सामने आने लगता है ना। तो ये सारी स्थितियां यहां पर इस चीज को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा जब हम और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो वर्ष 1938 के दौरान में हरिपुरा अधिवेशन होता है कांग्रेस का, और इस हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को ही अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया जाता है ना। अध्यक्ष के तौर पर ये नियुक्त होते हैं। गेटिंग इट और नॉट। यहां पर एक चीज और आपको मैं बता दूं, इससे पहले एक और घटना घटती है जो कि बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। इससे भी पहले की घटना यह घटती है दोस्तों कि वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू जी के नेतृत्व में एक नेहरू रिपोर्ट पेश किया जाता है, और इस नेहरू रिपोर्ट में कोशिश यह की गई थी कि भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाए। स्टेटस का दर्जा की मांग, है ना। और यहां पर ध्यान रखिएगा कि इस संदर्भ में सुभाष चंद्र बोस और नेहरू, कौन नेहरू? तो मोतीलाल नेहरू के बेटे, है ना। जवाहरलाल नेहरू मोतीलाल नेहरू जी के बेटे हैं, और ये जो नेहरू रिपोर्ट है, ये नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू जी के नेतृत्व में लाई गई थी, ये ध्यान रखिएगा, है ना। यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो सुभाष चंद्र बोस एवं जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया? इसका विरोध किया भाई, है ना, विरोध किया। और इनका क्या डिमांड था? इनकी डिमांड ये थी कि भाई हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, हम डोमिनियन स्टेटस से मानने वाले नहीं है। डोमिनियन स्टेटस का मतलब तो ये होगा कि भाई हम ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत ही हम स्वायत्त तौर पर काम कर रहे हैं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, है ना। और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इसी संदर्भ में इन्हीं दोनों ने एक संगठन का भी निर्माण किया जिसका नाम था इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस लीग। इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस लीग स्थापित। समझ में आ रही है ना बात?
यहां पर एक जो नजदीकी है जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के बीच में, वो आप देख सकते हैं कि पहली बार दोनों की विचारधाराओं के बीच में जो एक समानता है वो कहां पर हम लोग देखते हैं, तो असहयोग आंदोलन के समय में, जब इन दोनों ने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन की वापसी का विरोध किया। क्लियर है। दूसरा एक जो महत्वपूर्ण दोनों के बीच में समानता देखी जा रही है, वो हम लोग देख रहे हैं पूर्ण स्वराज की मांग को लेकर के। विचारधारा के स्तर पर ये दोनों ही यहां पर चाह रहे हैं कि नहीं, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, और वहीं दूसरी तरफ डोमिनियन स्टेटस की मांग की जा रही थी नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से। और इन्हीं दोनों के माध्यम से एक संगठन की भी स्थापना की जाती है जिसका नाम पड़ता है इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस लीग, है ना। ये आरंभिक कुछ ऐसे पहलू हैं जिसको यहां पर आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद की जो घटना है जिसके बारे में अभी मैं जिक्र कर भी रहा था कि 1938 में हरिपुरा में कांग्रेस के अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त होते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इसी समय में एक राष्ट्रीय नियोजन समिति का भी गठन किया जाता है सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में। जब ये कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था उसी समय ये जो राष्ट्रीय नियोजन समिति है इसका गठन जब ये करते हैं तो उसमें जवाहरलाल नेहरू को उसका अध्यक्ष भी बनाते हैं, है ना। तो यहां पर सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू के बीच में एक जो विचारधारा के स्तर पर नजदीकी है वो दिख रही है। गेटिंग इट और नॉट। यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर मैं लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन, है ना, और अध्यक्ष कौन बनते हैं इसमें, इस समिति के अध्यक्ष बनते हैं जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू, है ना। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जब हरिपुरा अधिवेशन की वो अध्यक्षता कर रहे होते हैं सुभाष चंद्र बोस, तो उनके द्वारा यह भी कहा जाता है कि देखिए साहब, महात्मा गांधी के द्वारा जो सत्याग्रह और अहिंसा का आंदोलन चलाया जा रहा है, वो जिस मार्ग को महत्व दे रहे हैं, वह मार्ग हम यह नहीं कह सकते कि गलत है ना। हम यह भी नहीं कह सकते हैं कि वह मार्ग एक निष्क्रियता को दर्शाता है, निष्क्रिय प्रतिरोध को दर्शाता है, ऐसा भी नहीं है। वह मार्ग अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसे सक्रिय प्रतिरोध के तौर पर देखा जाना चाहिए, एक्टिव रेजिस्टेंस के तौर पर देखा जाना चाहिए। कहने का अर्थ यह हुआ कि सुभाष चंद्र बोस यहां पर महात्मा गांधी की अहिंसा और सत्याग्रह की विचारधारा का जाने अनजाने तौर पर समर्थन कर रहे हैं, और इस आधार पर कहा जा सकता है कि सुभाष चंद्र बोस कहीं ना कहीं महात्मा गांधी की इस विचारधारा का पक्ष पोषण भी कर रहे हैं, उसको महत्व भी दे रहे हैं, है ना। लेकिन धीरे धीरे स्थितियां और परिवर्तित होती चली जाती हैं, और होता यह है कि दिसंबर 1938 के समय में सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच में तनाव की स्थिति तब पनप जाती है जब सुभाष चंद्र बोस का यह कहना होता है कि हम बंगाल वाले क्षेत्र से कांग्रेस का नेतृत्व संभालते हुए हम वहां की मंत्रिमंडल में कृषक प्रजा पार्टी के साथ शामिल होना चाहेंगे, है ना। चूंकि कृषक प्रजा पार्टी बंगाल वाले क्षेत्र में वहां पर सत्ता संभाल रही थी, और सुभाष चंद्र बोस का यह कहना था कि कांग्रेस भी कृषक प्रजा पार्टी के साथ मिलकर करके बंगाल में शासन चलाए, और महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया। जब महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया तो ये बात सुभाष चंद्र बोस को सही नहीं लगी। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, हम यदि इस पार्टी के साथ मिलकर करके यहाँ पर शासन चलाते तो शायद यह ज्यादा बेहतर होता। और इसके बाद दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इसके बाद 1939 में मध्य प्रदेश में त्रिपुरी में एक अधिवेशन होता है कांग्रेस का, और उस अधिवेशन को लेकर करके एक ऐसी स्थिति पनप जाती है जहां पर सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच की जो विचारधारा है वो एक बड़े गैप के तौर पर सामने आती है, जिसकी चर्चा अभी मैं कर रहा था थोड़ी देर पहले, है ना। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि 1939 का जो यह अधिवेशन है त्रिपुरी का, इस त्रिपुरी अधिवेशन को त्रिपुरी संकट की संज्ञा दी जाती है। त्रिपुरी संकट कौन सा ऐसा संकट था, यह संकट कैसे उभर गया, यह समझना जरूरी है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि 1938 में तो सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बन ही चुके थे, और बैक टू बैक नेक्स्ट टाइम यानी कि 1939 में भी ये अध्यक्ष पद के
बहुत ही दमदार उम्मीदवार के तौर पर उभर रहे थे, है ना। यहां पर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस में एक दूसरा जो धरा था उसमें मौलाना आजाद, है ना, मौलाना आजाद ने अध्यक्ष पद के लिए अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी, है ना। देखिएगा कैसे कैसे ये संकट और अधिक विषाक्त होता चला जाता है। इसके बाद होता यह है कि महात्मा गांधी ने पट्टाभी सीतारमैया को उम्मीदवार बनाया। समझ में आ रही है बात, है ना। और दूसरी तरफ कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस को पट्टाभी सीतारमैया से लगभग 200 वोट ज्यादा मिलता है और पट्टाभी सीतारमैया की हार हो जाती है। महात्मा गांधी इस स्थिति में आ जाते हैं, उन्होंने यहां तक कह दिया कि मैंने ही पट्टाभी सीतारमैया को अपने माध्यम से उम्मीदवार के तौर पर खड़ा किया था और ऐसे में मुझे लगता है कि यह पट्टाभी सीतारमैया की नहीं बल्कि मेरी हार है ना। और इस आधार पर वे इसे अपनी हार के तौर पर स्वीकार कर लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस को यह बात बड़ा ही कचोटती है कि देखिए महात्मा गांधी जैसे व्यक्तित्व ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि मेरे लिए बहुत ही दुखदाई है। वो सुभाष चंद्र बोस यहां तक कहते हैं कि साहब बाकी सभी लोगों का समर्थन मुझे मिल गया, लेकिन महात्मा गांधी जैसे व्यक्तित्व का समर्थन यदि मुझे नहीं मिला तो इसका मुझे दुख है ना। और वो निराश हो जाते हैं एक तरीके से। और अंततः दोस्तों ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कांग्रेस कार्यकारी समिति के कई सारे सदस्यों ने सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद में जीत हासिल होने के बाद वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन सभी ने उस कांग्रेस वर्किंग कमेटी से इस्तीफा दे दिया, है ना। और इस पूरी कश्मकश की स्थिति में आप समझ रहे हैं कि यह त्रिपुरी संकट के तौर पर हम लोग इसे देख रहे हैं, है ना। सुभाष चंद्र बोस जीत गए हैं, लेकिन उनका विश्वास जो है उन पर कई सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों का जो विश्वास है वह नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद त्यागपत्र दे चुके हैं, बताइए। पटेल साहब त्यागपत्र दे चुके हैं, बताइए कितनी बड़ी बात हो गई। महात्मा गांधी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है, बताइए, है ना। और भी कई सारे कांग्रेस के जो सदस्य हैं उन लोगों ने भी इस्तीफा दे दिया है ना। इससे बड़ी बात और सुभाष चंद्र बोस के लिए उस समय क्या होती। और ये एक संकट जो है यहां पर उभर जाता है। ध्यान रखिएगा कि ऐसे में जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं इन्होंने क्या किया कि अपने पद से ही त्यागपत्र दे दिया, है ना। और जब इन्होंने त्यागपत्र दे दिया तो अंततः, है ना, अंततः राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने, है ना। समझ में आ रही ना बात, कैसे कैसे ये सारी गतिविधियां चल रही हैं। ये बात हो रही है 1939 की, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जब हम 1939 की बात कर रहे हैं तो इसी समय में एक और बड़ी गतिविधि होने वाली है। 1 सितंबर 1939 द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत, है ना, शुरू। और जब ये द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जा रही है 1 सितंबर 1939 को, इसी बीच 9 सितंबर 1939 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक आयोजित होती है और इस बैठक में
सुभाष चंद्र बोस को भी आमंत्रित किया जाता है ना। हालांकि सुभाष चंद्र बोस ने तो अप्रैल 1939 में इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी इनको आमंत्रित किया जाता है ना। सुभाष चंद्र बोस इस बैठक में जब जाते हैं तो इन्होंने अपना मत रखा। जाहिर सी बात है, जब वो बैठक में शामिल हुए तो उनसे भी पूछा गया कि बताइए आपकी क्या राय है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि देखिए साहब, मेरी राय यह है कि अभी कांग्रेस के पास में एक अवसर है और इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए कांग्रेस को, और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर देनी चाहिए ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट में, है ना। ध्यान रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने इस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की राय दी, है ना। लेकिन होता है इसका उल्टा। देखिए अब कैसे विरोध की स्थिति देखी जा रही है ना। जवाहरलाल नेहरू जो है वो सुभाष चंद्र बोस के इस पक्ष से सहमत नहीं होते हैं। और ध्यान रखिएगा कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक प्रस्ताव रखा जाता है इसी कांग्रेस की बैठक में, कांग्रेस कमेटी की बैठक में, और उस प्रस्ताव को पारित कर लिया जाता है ना। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि लेकिन जवाहरलाल नेहरू के प्रस्ताव को समर्थन मिला, है ना। अब दोस्तों यहां पर ध्यान रखिएगा कि जवाहरलाल नेहरू के प्रस्ताव को जब समर्थन मिलता है तो यह प्रस्ताव क्या कहता है। प्रस्ताव में यह कहा गया था कि जो ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश सरकार साम्राज्यवादी स्थिति और लोकतंत्र की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए युद्ध के प्रति अपनी स्थिति को स्पष्ट करे, और जब तक ब्रिटिश सरकार युद्ध के प्रति अपनी स्थिति को स्पष्ट नहीं करेगी तब तक हम एज सच कोई भी आंदोलन शुरू नहीं करेंगे, है ना। ये बातें कही गई इस प्रस्ताव में, इस संकल्प में। क्लियर है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस ने इस संकल्प प्रस्ताव को एक तरीके से कह दिया कि ये रद्दी है ना, ये केवल बातें ही हैं, इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला है नहीं ब्रिटिश सरकार पर, इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, और इसलिए बेहतर यह है कि हम आंदोलन शुरू करें, है ना। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि प्रस्ताव में क्या कहा गया कि ब्रिटिश सरकार युद्ध के प्रति अपनी स्थिति स्पष्ट करे। समझ में आ रही है ना बात। ये सारी चीजें यहां पर उभरती हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इसी बीच जो सुभाष चंद्र बोस हैं कांग्रेस से अलग हट कर के और बोस द्वारा इन्हीं घटनाक्रमों के बीच में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की जाती है। समझे ना, है ना। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि बोस जो है फासीवादी और नाजीवादी विचारधारा से एक सीमा तक सहमत, है ना। और जबकि नेहरू जो है इन विचारधाराओं से एकदम सहमत नहीं थे। नेहरू को का यह मानना था कि इन विचारधाराओं के अगेंस्ट में ब्रिटिश सरकार को कुछ न कुछ कार्रवाई करनी ही चाहिए, और हम इसके पक्ष में नहीं हैं कि ऐसी विचारधाराओं को समर्थन मिले, है ना। जबकि बोस जो है वो सीधे सीधे कह रहे थे कि ब्रिटिश सरकार का तलवा चाटने की जरूरत नहीं है,
तलवा सहलाने की जरूरत नहीं है, हमें इसके अगेंस्ट में कार्रवाई करनी चाहिए। हमारा मेन दुश्मन कौन है? तो ब्रिटिश हुकूमत है, और हमें किसी भी कीमत पर इसके अगेंस्ट में कार्रवाई करनी है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इन्हीं विचारधारा में एक अंतर का जो अगला परिणाम है वो हम लोग देखते हैं कि बोस का भारत से पलायन, है ना, और वे फिर अफगानिस्तान, सोवियत संघ होते हुए जर्मनी चले जाते हैं, है ना, और देन फिर वे जर्मनी जाकर करके हिटलर का भी समर्थन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, है ना। और इसके बाद दोस्तों ध्यान रखिएगा कि 1943 में सिंगापुर से आजाद हिंद रेडियो को संबोधित करते हुए रेडियो को संबोधन देते हैं, और इस संबोधन में गांधी जी को महात्मा गांधी कहते हैं, है ना, महात्मा गांधी से आशीर्वाद मांगा, है ना। सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी को महात्मा गांधी कहा था, है ना, है कि हमें इस युद्ध में महात्मा गांधी का आशीर्वाद चाहिए, है ना। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि निश्चित तौर पर दोनों के बीच में विचारधारा के स्तर पर, राजनीतिक विचारधारा के स्तर पर एक जो डिफरेंस है वो डिफरेंस दिखता है, लेकिन इसका मतलब आप कतई नहीं लगा लीजिएगा कि दोनों के बीच में जो आपसी निकटता है, एक जो सौहार्द है वह सौहार्द समाप्त हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं है। चाहे वो नेहरू हो, चाहे वो बोस हो, चाहे वो महात्मा गांधी हो, तीनों के आपस में जो संबंध है, चाहे वो बोस का नेहरू के साथ हो, चाहे वो बोस का महात्मा गांधी के साथ हो, जो आपसी जो सौहार्द है, जो संबंध है, वह संबंध में कोई ऐसा सच खटास नहीं आई। केवल विचारधारा के स्तर पर, राजनीतिक विचारधारा के स्तर पर इन्होंने अपने अपने मतों को ही महत्व देने की कोशिश की, है ना। और दोस्तों यहां पर ध्यान रखिएगा कि जब सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी में 4 रेजिमेंट का गठन किया था, तो ध्यान रखिएगा कि इन 4 रेजिमेंट में से 3 का नाम इन्होंने गांधी, नेहरू और मौलाना आजाद रेजिमेंट रखा था, और एक का नाम लक्ष्मीबाई रेजिमेंट रखा था। आपको पता होना चाहिए। समझ में आ रही ना बात? तो यहां तक उन्होंने ये किया है। ऐसा यदि वो महात्मा गांधी या नेहरू से वैमनस्य रखते, है ना, आंतरिक तौर पर यदि वैमनस्य रखते, तो इस तरीके से रेजिमेंट का नाम रखते क्या? क्या वो महात्मा गांधी के नाम से गांधी जी को संबोधित करते क्या? नहीं, है ना। तो यहां पर इन बातों का ध्यान रखिएगा कि 4 रेजिमेंट में गांधी रेजिमेंट, नेहरू रेजिमेंट, है ना, मौलाना आजाद रेजिमेंट और साथ ही लक्ष्मीबाई रेजिमेंट नाम से गठन किया था, है ना। और आप सभी जानते होंगे कि अंततः 18 अगस्त 1945 को एक हवाई दुर्घटना में उनकी मौत का जो रहस्य है वो रहस्य ही बना रह गया। क्या आगे हुआ कोई नहीं जानता है। खैर, हम लोग उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन यहां पर एक बात की चर्चा मैं आपके साथ जरूर करना चाहूंगा कि जब हम लोग INA के संदर्भ में मुकदमे की बात करते हैं, है ना, और ये मुकदमा कहां चला था? तो दिल्ली के लाल किले में चला था। और इस मुकदमे की सुनवाई में, इन मुकदमे में जो लोग शामिल थे, जिनके अगेंस्ट में ये मुकदमा चल रहा था, वो कौन थे? वो थे प्रेम सहगल, शाहनवाज खां और गुरुबख्श सिंह ढिल्लो, है ना। इन तीनों के अगेंस्ट में यह मुकदमा चला था, और इनके समर्थन में सुनवाई करने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने वर्षों बाद
अपने बैरिस्टरी का जो लवादा था, जो कोट था, वो पहना था कि भाई हम इनके पक्ष में हम इनके पक्ष में मुकदमा लड़ेंगे, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि जो आईएनए, जो इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में संचालित हो रही थी, उस आईएनए के सैनिकों या फिर नेतृत्वकर्ताओं के पक्ष में लड़ने के लिए जवाहरलाल नेहरू सामने आ गए। कितनी बड़ी बात है ना। तो क्या हम लोग इससे कह सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस और नेहरू के बीच में कोई व्यक्तिगत वैमनस्य था? नहीं, है ना। यहां पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि जवाहरलाल नेहरू, है ना, कैलाश नाथ काटजू, कई सारे वकील थे जो कि इसमें पार्टिसिपेट किए। भूला भाई देसाई, आदि ने इनके पक्ष में मुकदमा लड़ा, है ना। यहां पर इस चीज आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो ये जो पूरी की पूरी चर्चा मैंने की, इसके माध्यम से मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू के बीच के संबंध को यदि हम देखें तो सुभाष चंद्र बोस का इन दोनों के साथ जो वैचारिक संपर्क था, वैचारिक संबंध था, वो एक सीमा तक दोनों के बीच में गैप दिखता है, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर ऐसा कोई गैप की स्थिति नहीं रही है। और इसी का एक जो उदाहरण है यहां पर हम लोग सामने देख भी रहे हैं, है ना। तो ये चीजें कभी भी यदि आपसे सिविल सेवा परीक्षा में इस तरीके से सवाल पूछ दिया जाए कि सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच की विचारधारा को आप समझाइए, बताइए, इसके बारे में लिखिए, या फिर नेहरू और सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा को समझाइए, क्या समानता थी, क्या इनके बीच में विषमता थी, है ना, ऐसे सवाल पूछा जा सकता है। तो आप इस डिस्कशन के आधार पर आप बेहतर तरीके से उत्तर लिख सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि देखिए क्या क्या कहां पर दोनों के बीच में समानता है, कहां पर असमानता है, किस आधार पर असमानता है ना। इन सब के माध्यम से आप अपना उत्तर बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज की चर्चा हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन चर्चा को अंतिम रूप देने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको दे दूं कि 27 जनवरी से शाम में 6 बजे से एक बैच की शुरुआत की जा रही है, P2I बैच के तौर पर। और यदि आप इस बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं तो दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये कंप्लीट जीएस का फाउंडेशन कोर्स है, जिसमें प्रीलिम से लेकर करके इंटरव्यू तक की जो समस्त तैयारी है आपकी करवाई जाएगी। हाँ, इसके अलावा यदि आप मुझसे टेलीग्राम चैनल से या फिर मुझसे मेल आईडी से जुड़ना चाहते हैं तो फिर ये मेरा एड्रेस है, इसके माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मेल आईडी के माध्यम से जुड़ करके आप अपने जिज्ञासा की समाप्ति भी कर सकते हैं। कोई भी यदि सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम के माध्यम से यदि आप जुड़ते हैं तो आपको मैं निरंतर कुछ ना कुछ अपडेट देता रहता हूं। ठीक है, आज की चर्चा अब हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। और यदि आपको यह चर्चा अच्छी लगी होगी तो आप अपने दोस्तों के साथ भी भारी संख्या में शेयर कीजिएगा, है ना, ताकि बाकी के जो आपके दोस्त हैं वो भी इसका लाभ उठाएं। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।